देखें तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो इवोल्यूशन शुरुआत काफ़ी काफ़ी पहले की है। 19th सेंचुरी में हम देखें तो हमारे पास बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन था, जहाँ ट्रेड होता था कॉटन का, जो कपास कॉटन हम बोलते हैं। और इसके बाद फिर धीरे धीरे ये रीजनल लेवल पे था। फिर अदर कमोडिटीज में भी हम देख सकते हैं कि 1910 से 1930 के बीच में अदर कमोडिटीज लाइक ऑयल सीड्स एंड जूट में भी स्टार्ट हुआ रीजनल लेवल पे एक्सचेंजेस, जहाँ सौदे होते थे, बट वो ऑनलाइन नहीं होते थे उस समय, बस ऑन पेपर होता था। और उसके बाद हम देखें इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को बनाया गया 1953 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इस फॉरवर्ड मार्केट्स को आगे डेवलप करना। उसके बाद बीच में इसको 1920 मतलब 1953 के बाद बीच में इसको फिर बैन कर दिया गया था उसके बाद फॉरेन मार्केट्स एंड फ्यूचर्स मार्केट को कमोडिटीज में। एंड फिर 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए अलाउ किया, जिसके बाद की कुछ फ्यूचर्स एक्सचेंज जो आज के टाइम पे फ्यूचर डेरिवेटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्वांटिटीज में, लाइक NCDEX और MCX, उनकी स्थापना हुई 2003-04 में। और उसके बाद हम रिसेंट डेवलपमेंट देखें तो पहले FMC था रेगुलेटर, और मार्केट कमीशन जो रेगुलेटर था, बट अब सेबी जो पहले इक्विटी मार्केट सेव करता था 2015 से इक्विटी एंड कमोडिटीज मार्केट दोनों में रेगुलेट करने लग गया। तो ये एक ब्रीफ है कि किस तरीके से कमोडिटी मार्केट्स इंडिया में डेवलप किया है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये किस तरीके से है, तो हम देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर में सेबी जो बोर्ड, जो एक इंस्टीट्यूशन है वो आती है उसके अंदर। और सेबी के अंदर सारे नेशनल लेवल एक्सचेंजेस रेगुलेटेड हैं, सेबी के अंदर आते हैं सारे, जैसे NCDEX, MCX, ICX ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स हो गए, फिर NSE एंड BSE जो इक्विटी डेरिवेटिव्स हैं। तो और ये देखें तो टोटल 91 कमोडिटीज ऐसी हैं जिन पे ये कमोडिटी ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स मार्केट में अलाउ किया गया है आज के टाइम पे। तो ये स्ट्रक्चर है ओवरऑल रेगुलेटरी। और उसके बाद अगर हम देखें तो किस तरीके से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे चेंज हुआ है, क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं, तो हम 2015 से स्टार्ट करें, जब से सेबी ने टेक ओवर किया है। तो पहला जो मेजर चेंज आया था रेगुलेटरी सिनेरियो में वो था कि FMC से चेंज होकर के सेबी के अंदर आया 2015 में। फिर 2017 में ऑप्शंस इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट को भी अलाउ किया गया, जो सिर्फ पहले इक्विटी में था। एंड ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये भी था कि कैटेगरी 3 AIFs को भी कमोडिटी ट्रेडिंग में अलाउ किया गया सेबी के द्वारा। फिर सितंबर 2017 में ही देखें तो सेबी ने इक्विटी और कमोडिटी आर्म्स जो होती है ब्रोकिंग की, उनको इंटीग्रेट करने के लिए स्टेप उठाया और दोनों को इंटीग्रेट किया गया। बैंक सब्सिडरीज को भी कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में अलाउ किया गया पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर हम देखें सितंबर 2018 में तो FPIs को भी अलाउ किया गया हेज करने के लिए इंडियन मार्केट्स में, जो भी क्वांटिटीज में वो ट्रेड एक्सपोजर रहता है उनका। उसके बाद 2019 में म्यूचुअल फंड्स एंड PMS को भी अलाउ किया गया पार्टिसिपेट करने के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में, जो कि एक बहुत रिवॉल्यूशनरी कह सकते हैं स्टेप था। और फिर 2019 में कमोडिटी इंडाइसेस को भी अलाउ किया गया। अगर हम देख सकते हैं कुछ मेटल इंडेक्स और एग्री कमोडिटी के एग्रीडेक्स इंडेक्स चल रहे हैं जो लॉन्च हो चुके हैं। तो ये सारे स्टेप्स काफ़ी उठाए गए सेबी के थ्रू, ताकि पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके इस मार्केट में। अब हम देखेंगे कौन कौन सी कमोडिटीज है जो NCDEX या इस पे होने के लिए अवेलेबल, ट्रेड के लिए अवेलेबल है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स वाइज देखें तो सीरियल एंड पल्सेस में हमारे पास बाजरा है, बार्ले है, चना है, मेज है, वीट है, मूंग है और पैडी है, जो सीरियल्स एंड पल्सेस कॉम्प्लेक्स में इतनी कमोडिटीज
कि फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए। स्पाइसेस में अगर हम देखें तो कोरिएंडर, जीरा एंड टर्मरिक की मेजर स्पाइसेस अवेलेबल हैं। फाइबर कॉम्प्लेक्स में देखें तो कॉटन सीड ऑयल केक, जिसको हम कपास कली बोलते हैं, शंकर कपास या कपास रॉ कॉटन जो हम बोलते हैं, 29 कॉटन यानी ये बेल्स, ये तीनों प्रोडक्ट अवेलेबल है। गुआर कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें तो इसमें गुआर सीड और गुआर गम अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। ऑयल एंड ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में देखें तो सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड सीड, कैस्टर सीड, देन क्रूड पाम ऑयल एंड सेसम सीड, ये 6 कमोडिटीज अवेलेबल हैं ऑयल एंड ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में, इसमें फ्यूचर्स में ट्रेड किया जा सकता है फ्यूचर्स मार्केट में। अगर हम बेसिक एक डिफरेंस समझें कि इन कमोडिटी मार्केट और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट में कैसे क्या डिफरेंसेस है, तो अगर हम देखें तो कमोडिटीज मार्केट डेरिवेटिव्स जो हैं वो एक्चुअल डिलीवरी से सेटल होती है, यानी फिजिकल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स हैपनिंग, बट फाइनेंशियल में ओनली कैश सेटल ही होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑनलाइन थ्रू सेटलमेंट हो जाता है, इसमें कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है गुड्स का, जरूरत नहीं। बट कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, डिलीवरीज वेयर हाउसेज में लगाई जाती है, वहां से वो लिफ्ट होता है, तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है इसके अंदर। उसके बाद इसमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये एक तो इसमें फिजिकल मूवमेंट है, देन ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इट्स नॉट एनीथिंग विच इज मैन्युफैक्चर्ड, तो देर आर सर्टेन डिफरेंसेस विच एग्जिस्ट। ऑल्दो एक स्टैंडर्डाइज पैरामीटर होता है फ्यूचर्स मार्केट का, बट सम डिफरेंसेस उसमें अलाउ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये नेचुरली प्रोड्यूस्ड आइटम होते हैं, तो इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी के डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। बट सेम चीज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में वो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसी कोई चीज मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड होती नहीं है, सब कुछ ऑन पेपर ही होता है। होल्डिंग कॉस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में होल्डिंग कॉस्ट होती है, जिसमें कि मेजर आता है वेयर हाउसिंग कॉस्ट, क्योंकि उस फिजिकल कमोडिटी को स्टॉक करना पड़ता है, उसका स्टॉक करने से एक इंश्योरेंस वेयर हाउसिंग की कॉस्ट लगती है, फिर उसका इंश्योरेंस का कॉस्ट लगता है, फिर उसका सेइंग का क्वालिटी टेस्टिंग का भी कॉस्ट लगता है, तो ये सारे कॉस्ट जो है कमोडिटी मार्केट्स में एड ऑन होते हैं। बट अगर हम यही फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में देखें तो उसमें सिर्फ एक इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, क्योंकि वहाँ कोई फिजिकल स्टोरेज रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी तरीके का। उसके बाद फिजिकल मार्केट देखें तो हमारा काफी सीजनल ही नेचर होता है, क्योंकि हर कमोडिटी का एक अराइवल, एक सोइंग ऑन अराइवल सीजन होता है। हम देखें तो कुछ क्रॉप जो है हमारे खरीफ के हैं, रबी के हैं, और कुछ समर क्रॉप्स है, जैसे कि अगर हम पैडी या वीट देखें तो पैडी हमारा खरीफ क्रॉप होता है, वीट हमारा रबी क्रॉप्स होता है, तो काफी सीजनलिटी इन्वॉल्व होती है कमोडिटी मार्केट्स में। बट अगर हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट में देखें तो वो एज यूजुअल थ्रू आउट द ईयर वो सेम ही रहते हैं, वहाँ कोई सप्लाई डिमांड कोई वेरी नहीं करता, इट्स ऑलवेज देयर इन द मार्केट। अगर हम सप्लाई फैक्टर्स इम्पैक्टिंग क्या क्या हो सकता है कमोडिटी मार्केट्स में, तो जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड सप्लाई, क्योंकि इसमें वेरी करता रहता है डिमांड और सप्लाई। उसमें फिर इंपोर्ट रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ इंटरवेंशंस होते हैं लाइक एमएसपी प्रोक्योरमेंट, ये सब। बट अगर हम यही चीज़ हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, सप्लाई डिमांड फिक्स होते हैं, मतलब सप्लाई तो फिक्स ही होती है एक तरीके से। देन ग्लोबल लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं जो इसको इम्पैक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर स्टॉक का अंडरलाइंग परफॉर्मेंस कैसा एंटिटी का, वो एक इम्पैक्ट करता है, और एक टैक्सेशन स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली ओवरऑल कुछ इकोनॉमिक पॉइंट्स हैं, इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट करते हैं इस फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट को। ये कुछ तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट में। तो ये बेसिक था, और अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये मूंग का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है। तो ये एक प्रोसेस फ्लो रहेगा, प्रोडक्शन, फैसिलिटी, ट्रेड फ्लो, सप्लाई चेन, देन क्या स्पेसिफिकेशन है, देन क्या वोलेटिलिटी इसकी रहती है, और टैक्सेशन वगैरह क्या इसमें किस तरह कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है ओवरऑल हम देखेंगे। तो मूंग से स्टार्ट करें तो अगर हम देखें मूंग के बारे में, तो मूंग का इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर,
इन द वर्ल्ड। पल्सेस में देखा जाए तो है ही, और साथ में मूंग का भी सबसे बड़ा है। अराउंड 70% प्रोडक्शन इंडिया ही करता है वर्ल्ड का। ग्लोबल प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो बहुत ही कम होता है, 5%। मूंग का जो, अगर हम टोटल पल्स प्रोडक्शन में अगर हम देखें ग्लोबली जितने पल्सेस का प्रोडक्शन होता है उससे 5% है, यानी काफी कम है इंडिया। और अगर हम देखें मूंग का प्रोडक्शन इंडिया लार्जेस्ट है और 70% करता है। इंडिया ना के सिर्फ लार्जेस्ट है, इवन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी नहीं है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है इसका, और इम्पोर्टर भी है। ग्लोबल प्रोडक्शन हम देखें तो 3 मिलियन MT यानी 30 लाख टन का है तकरीबन। और इंडिया जो मूंग इंपोर्ट करता है वो म्यांमार और कुछ अफ्रीकन कंट्री लाइक तांजानिया एंड ऑस्ट्रेलिया से करता है। अगर हम इसका प्रोडक्शन देखें 2014-15 से 19-20, तो वो ये काफ़ी बड़ा है। जो 15 लाख टन था वो बढ़ के 23.4 लाख टन तक पहुंच गया। तो कंटिन्यूसली इसकी प्रोडक्शन बढ़ी है, साथ साथ डिमांड भी बढ़ी है। अगर हम देखें कि ये मेजर किन स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है इंडिया में, तो सबसे बड़ा राजस्थान है, देन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड बिहार। ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ के इसका मेजर प्रोडक्शन होता है इंडिया में। और इनका अगर हम कंबाइंड प्रोडक्शन मान ले तो 75 to 80% का प्रोडक्शन ईयर का ये कंबाइनिंगली हो जाता है। अगर हम इसका कैलेंडर देखें, क्रॉप कैलेंडर किस तरीके से है, तो अगर हम इसे बेसिकली देखें तो ये मेजरली तो अगर देखा जाए तो खरीफ में सबसे बड़ा क्रॉप है, बट रबी एंड समर ये तीनों ही सीजन में इसकी प्रोडक्शन होती है। बट खरीफ इज द मेजर। खरीफ में अगर हम देखें तो जुलाई अगस्त हमारा सोइंग टाइम है, एंड देन सितंबर टू अक्टूबर इसका हार्वेस्टिंग होता है। और रबी का हम देखें तो अक्टूबर नवंबर जो भी चल रहा है ये इसका सोइंग टाइम है, देन जनवरी फरवरी में इसका हार्वेस्ट हो जाता है। और इसी तरीके से समर या जायद जो हम बोलते हैं उसमें जनवरी से लेकर अप्रैल तक काफी वाइड रेंज में इसकी सोइंग होती है, और हार्वेस्टिंग भी मार्च से लेकर जून होती है। तो यानी कि हम देख सकते हैं थ्रू आउट द ईयर तक कहीं ना कहीं प्रोडक्शन आता ही रहता है सीजन का। जो इसका मेजर हम देखें, जो मेजर 5 स्टेट थे अगर उसमें हम देखते हैं, तो राजस्थान में सिर्फ मेजरली ये सिर्फ खरीफ ही होता है। मध्य प्रदेश में सिर्फ खरीफ है, महाराष्ट्र सिर्फ खरीफ है। उड़ीसा और बिहार दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ उड़ीसा में तो थ्रू आउट द ईयर होता है, और बिहार में खरीफ और समर दोनों क्रॉप लिए जाते हैं। तो ये ओवरऑल इसका क्रॉप साइकिल, या आप कह सकते हैं कि इसका सोइंग एंड हार्वेस्टिंग कब होता है, क्रॉप कैलेंडर जो हम कह सकते हैं कि ये आपको इसमें दिख जाए। अब इंडिया इज कंट्री डिपेंडेंट मूंग, क्योंकि ऑल्दो इंडिया इज नेट इम्पोर्टर ऑफ मूंग, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी हम हर साल इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज हमें अपना प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं होता है ज़्यादातर केस में। और हम देखें तो जनरली 1.7 टू 1.5 टू 1.7 लाख MT के आसपास हम पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली एवरी ईयर इंपोर्ट कर रहे हैं। आउट ऑफ 29-30 लाख टन, 29 to 30 लाख टन का जो हमारा कंजम्पशन टोटल सप्लाई जो है, उसमें से अगर हम देखें तो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो सिर्फ 5 to 6% ही ऐसा है जो हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का जो परसेंटेज है या जो वैल्यू क्वांटम है वो काफी कम है, हमारा मेजरली डोमेस्टिक डिमांड और प्रोडक्शन पे ही चलता है। तो ये देखने की बात है, और ये नॉर्मली कांस्टेंट ही है पिछले 3 सालों से, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। और ये भी इंपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ने कोटा रिलीज करते हैं, और जैसे इस साल का भी 1.5 लाख टन का कोटा रिलीज किया हुआ है मूंग के इंपोर्ट करने का। कंट्री वाइज अगर हम देखें तो म्यांमार, केन्या, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया, तांजानिया ये मेजर ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ से ये इंपोर्ट हम करते हैं। उसमें से म्यांमार जो है एशियन कंट्री, उसमें से हम सबसे ज़्यादा 80% इंपोर्ट करते हैं। ऑल्दो इंपोर्ट का ओवरऑल परसेंटेज काफ़ी कम है टोटल हमारा कंजम्पशन में। अगर हम ये देखें कि स्टेक होल्डर्स जो कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लाइक एनी अदर कमोडिटी, इसमें भी फार्मर्स, मिलर्स, प्रोसेसर्स और ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। बट अगर हम देखें तो फार्मर्स से ट्रेडर्स के पास, और ट्रेडर्स से फिर मिलर्स के पास, या प्रोसेसर्स जो हम कहते हैं दाल बनाने वाले, पैकेजिंग करना, उनके पास या तो ये दाल बनता है या फिर एज ए होल पैक हो जाता है।
मेजरली ये दो ही चीजें जो है वो जो मेजर जो दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा जो इंपोर्ट आता है वो भी थ्रू ट्रेडिंग ट्रेडर्स या तो प्रोसेसर्स के पास दाल बनाने के लिए या डायरेक्ट एज अ होल मूव पैकिंग करके यूज करने के लिए ऐसे फॉर्म में जाता है। तो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स या बड़ा वैल्यू चेन नहीं है इसका, सिंपल सा है। और अगर हम देखें कि किस लेवल पे क्या हो रहा है, तो फार्मर के लेवल पे प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज ये एक्टिविटीज हो रही है जहाँ की वैल्यू ऐड हो रहा है। ट्रेडर्स के पास अगर हम देखें तो स्टोरेज तो है ही है, ट्रांसपोर्टेशन और ग्रेडिंग क्लीनिंग भी फर्स्ट लेवल पे हो रही है, प्राइमरी लेवल। मिलर्स के पास देखें तो फाइनल ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, देन प्रोसेसिंग, जिसको कि वो दाल बना लें या अलग ग्रेड ग्रेड से होल मूंग यूज करें, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, वैल्यू ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। बाकी इम्पोर्टर्स को इम्पोर्ट आके के फिर वो प्रोसेसर के पास ही जाकर के फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये मेजरली फार्मा, ट्रेडर लेवल और प्रोसेसर लेवल पे तीन लेवल में वैल्यू एडिशन इसमें होता है इन तरीकों से। फिर अगर हम आगे देखें कि अब इसमें सबसे बड़ा एक क्या, हम जो हर एज एन हर कमोडिटी में एक प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि ये सारे जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स है वो इम्पैक्ट होते हैं, चाहे वो फार्मर हो या ट्रेडर हो या प्रोसेसर हो या इंपोर्टर हो। अब फार्मर के साथ दिक्कत ये है कि किन फैक्टरों से होता है, तो फार्मर के लेवल में क्योंकि वो वेदर पे डिपेंडेंट है काफी ज्यादा प्रोडक्शन, तो रेनफॉल, फिर इनपुट सप्लाई यानी सीड, फर्टिलाइजर, अदर आइटम जो चाहिए एक अच्छी क्रॉप लेने के लिए या उसके लिए, तो फिर देन लिमिटेड क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स हैं हमारे पास उसके पास, एंड लिमिटेड एक्सेस टू मार्केट। तो ये कंस्टेंट्स हैं जिसकी वजह से उसको काफी प्राइस फ्लक्चुएशन का भी रिस्क रहता है। देन एग्रीगेटर और ट्रेडर लेवल पे अगर हम देखें तो प्राइस फ्लक्चुएशन उसके लिए एक रिस्क हो जाता है। देन लिमिटेड प्राइस डिस्कवरी, प्राइस का क्या इंफॉर्मेशन है उसका एक रिस्क रहता है। देन डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो एक प्राइसेस की अवेलेबिलिटी एंड मार्केट में इंफॉर्मेशन उसकी एक शॉर्ट हमेशा एक लिमिटेशन रहती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि एग्रीगेटर इस लेवल पे कंस्ट्रेंट्स होते हैं ट्रेडर्स के लेवल पे। मिलर्स के लिए भी अगर हम देखें तो प्राइस फ्लक्चुएशन तो है ही एक कंस्टेंट, इसके अलावा इंपोर्ट पे काफी कुछ डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे होती है। देन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है कई बार, क्योंकि हम शॉर्ट प्रोडक्शन रहता है और हमेशा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं कई बार इसके लिए। फिर इंपोर्टर के लिए भी प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म जो है वो अभी इतना नहीं अवेलेबल है मार्केट में। देन प्राइस फ्लक्चुएशन जो होता है इंटरनेशनल मार्केट में वो भी काफी एक रिस्क रहता है। एंड देन डोमेस्टिक डिमांड जिसकी वजह से इंपोर्ट करना रहता है, वो भी वेरी करता है काफी हद तक। तो ये जो रिस्क है सब में, आप एक चीज कॉमन है प्राइस फ्लक्चुएशन का, तो एक उसको रिस्क को कम करने के लिए एनसीडीएक्स ने इसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए वायदा बाजार में, जिसका नाम प्रोसेस्ड होल रॉ मूंग के नाम से, स्क्रीन पे मूंग के नाम से आता है। तो दिस इज नॉट फॉर डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन बट है मूंग। देन द प्राइस ऑफ मूंग अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं इसमें काफी वोलेटिलिटी रहती है, हम आगे देखेंगे ग्राफ के थ्रू। एंड इसका मेजर रीजन है कि काफी हद तक हम एक तो हमेशा ही हम एक शॉर्ट सप्लाई में रहते हैं डिमांड के हिसाब से, दूसरा जो सप्लाई है इंटरनेशनल मार्केट पे भी डिपेंडेंट हो जाते हैं कई बार। एंड देन गवर्नमेंट इंटरवेंशंस भी रहते हैं, तो उसकी वजह से भी काफी प्राइस वोलेटिलिटी एंड फ्लक्चुएशंस रहते हैं। और दूसरा ही प्रोडक्शन तो कंटिन्यूसली हम देख सकते हैं कि बढ़ ही रहा है मूंग का। एंड गवर्नमेंट का एमएसपी डिक्लेरेशन एंड एमएसपी प्रोक्योरमेंट भी काफी हद तक प्राइसेस की वोलेटिलिटी को इम्पैक्ट करता है at the time of purchasing and even at the time of offloading। गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम एमएसपी ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इंसेंटिव भी कंट्रोल करती है, इसकी वजह से कमोडिटी के प्राइसेस में काफी मूवमेंट आता रहता है। दीज आर द फैक्टर्स किसकी वजह से ये काफी वोलेटाइल रहता है। अब हम ये देखें ट्रेंड किस तरह से रहा था पिछले साल, अगर हम स्पॉट प्राइसेस का ट्रेंड देखें तो जुलाई 2019 में देख सकते हैं स्टार्ट जब हुआ था तो 6000 के प्राइस के रेंज में था और कंटिन्यूसली ये ऊपर गया और 8500 9000 के रेंज को टच करके वापस 6500 के रेंज तक आ गया। तो अब देख सकते हो थ्रू द ईयर एक बहुत अच्छा मोमेंट इसने दिया।
अगर हम वोलेटिलिटी की बात करें, एनालाइज वोलेटिलिटी, तो आप देख सकते हैं ये 15% से लेकर 30-35% तक के रेंज में वेरी किया, बट हम एवरेज देखें तो भी हम देख सकते हैं कि 20-22% के आसपास हमने एवरेज वोलेटिलिटी ये थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करता है, जो कि ये काफी हाई वोलेटिलिटी माना जाता है। तो ये है कि वोलेटिलिटी कितनी हाई है, ये हमने देखा और रीजन हमने समझे कि क्या क्या है इसके में। अब अगर देखें कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिजाइन क्या है, तो अगर हम इसका कॉन्ट्रास्ट स्पेक्स देखते हैं कि किस तरीके से, सबसे पहले कि इसका जो बेसिस सेंटर है, जैसे हर फ्यूचर्स मार्केट में हर कमोडिटी के बेसिक सेंटर होता है, इसके भाव चलते हैं, तो उस सेंटर का अगर हम देखें तो ये नेरता सिटी है राजस्थान में। इसके अलावा एडिशनल सेंटर्स हमारे पास नोखा, जयपुर, नागौर और श्री गंगानगर, जो एडिशनल डिलीवरी सेंटर है। अब इसमें से हम देखें तो राजस्थान सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और अराउंड 49 to 50% ऑफ प्रोडक्शन रहता है राजस्थान का, स्पेशली इन द ईयर 2018-19 का डेटा हम देखें तो। बट ओवरऑल 14 to 50% का प्रोडक्शन सिर्फ राजस्थान से ही होता है। नेता सिटी जो है वो एक बड़ा प्रोड्यूसिंग सेंटर, प्रोडक्शन सेंटर एंड ट्रेडिंग सेंटर दोनों ही है यहाँ के लिए, एंड कंजम्पशन भी है क्योंकि काफी सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसके आसपास। तो मिर्जा से भी ऑल्सो वहाँ हम देखें तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल है वेयर हाउसिंग स्टोरेज के हिसाब से, एंड और यहाँ के जो प्राइसेस है वो बेंचमार्क प्राइस माने जाते हैं। तो दैट इज वही बेरता जो है वो हमारा बेसिस सेंटर है। अदर इम्पोर्टेंट सेंटर जैसे हमने बताया जो हमने रखा है, ये अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं जहाँ की प्रोडक्शन अच्छा रहता है मूव में। लोकेशन बेस्ड अगर हम प्रीमियम डिस्काउंट की बात करें तो सिर्फ नोखा एंड गंगानगर दो ऐसे लोकेशन है एडिशनल डिलीवरी सेंटर में जो कि डिस्काउंट पे है 50 रुपए। डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जो भी सेटलमेंट प्राइस आता है, अगर डिपॉजिट इस लोकेशन पे है तो सेलर को उतना कम मिलेगा पैसा, बायर को उतना कम देना पड़ेगा क्विंटल के हिसाब से। तो अपार्ट फ्रॉम नोखा एंड श्रीगंगानगर, जयपुर, मेड़ता सिटी एंड नागौर, ये सभी एट पार सेंटर्स हैं जोधपुर, यानी कि जो फ्यूचर्स प्राइस का सेटलमेंट आएगा वो सेम रहेगा इनके लिए। अगर हम ये देखें कि अब इसमें दो टेबल है, हमें बेसिकली राइट वाले टेबल पे ध्यान देना है, मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस वाले में, क्योंकि ये दो कंपैरिजन इसलिए है क्योंकि पहले लास्ट ईयर जब ये लॉन्च हुआ था तो एक पैरामीटर था, उसके बाद उस पैरामीटर से कुछ चेंजेस किए गए इसको और फर्दर अलाइन करने के लिए फिजिकल मार्केट के साथ। तो अगर हम एडिशनल डिलीवरी सेंटर में देखें तो वहां सिर्फ एक एडिशन हुआ था कि जयपुर सेंटर को ऐड किया गया था, क्योंकि यहाँ भी आसपास काफी ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड प्रोडक्शन होता है। दूसरा अगर हम देखें मॉइस्चर का, तो हमने मॉइस्चर का पैरामीटर रखा है 11% बेसिस, और हम 12% तक एक्सेप्ट कर सकते हैं विद मॉइस्चर एडजस्टेड वेट। मॉइस्चर एडजस्टेड वेट का मतलब है कि अगर 11% से ऊपर जितना भी वेट मॉइस्चर आएगा उतना हम वेट डिडक्ट होकर के ही आपको डीमेट पे क्वांटिटी मिलेगी। 10 है और अगर 12% आया है मॉइस्चर तो 1% वेट को डिडक्ट करना पड़ेगा। फॉरेन मैटर, फॉरेन मैटर देखे तो पहले 2% था, उसको 3% तक कर दिया गया। अदर ग्रेन एडिबल ग्रेन्स अगर देखें 1% मैक्सिमम है। डैमेज सीड जो पहले 3% था उसको 5% तक मैक्स किया गया। इमेच्योर श्रंकन शिवेल्स जो पहले 2% था उसको भी 3% किया गया। वीवेल्ड को 1% ही रखा गया है। स्मॉल सीड्स पासिंग तो 3 mm, पहले वो 3 mm का सीड से हम चेक करते थे, अब हम स्मॉल सीड्स का 2.5 mm से चेक करते हैं, तो उससे मैक्सिमम अगर 2.5 mm का सीड है ना तो 2% मैक्सिमम पास हो सकता है उससे, तो जाके वो एक्सेप्ट होगा। डिस्कलर्ड में देखें तो पहले जो 2% था उसको 4% कर दिया गया है बढ़ा करके। सीडेड क्लस्टर लॉस 5% एंड कॉर्डिसिप्स 1%। और एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें लाइव इन्फेस्टेशन से और फंगस से ये फ्री होना चाहिए गुड्स, तभी वो डिपॉजिट हो पाएगा। अगर हम देखें इसका अभी कॉन्ट्रास्ट फिक्स है तो आप सबसे पहले देखेंगे इसका टिकर सिंबल स्क्रीन पे मूव करके आएगा। देन यूनिट ऑफ ट्रेडिंग 5 MT के हिसाब से है मल्टीपल्स में। डिलीवरी यूनिट भी 5 MT के मल्टीपल्स में है। और
मैक्सिमम ऑर्डर साइज 250 में, और उसमें टिक साइज जो है कितने रुपए से इसमें हम बिड एंड आस्क ऊपर नीचे भाव डाल सकते हैं। तो वो 1 रुपए के हिसाब से, 1 रुपए के डिफरेंस या 1 रुपए के मल्टीपल्स में हम भाव जो है वो कोट इसमें डाल सकते हैं। हम इसको 50 पैसे या 75 पैसे ऐसे हिसाब से नहीं डालना, हमें डालना होगा प्राइसेस, जैसे 6000 है, 6001, 2, 3 ऐसे डाल सकते हैं, 5999, 5998 ऐसे डाल सकते हैं। तो फिक्स ऐसा मतलब वो है। क्वांटिटी वेरिएशन ±2% अलाउड है। बेसिस सेंटर और इसका जो ये चलता है, ये एक्सक्लूसिव और जीएसटी प्राइसेस चलते हैं, जीएसटी इंक्लूडेड नहीं रहता है। एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स हम पहले देख चुके हैं क्या क्या है। डिलीवरी लॉजिक कंपलसरी है, इसका मतलब बाकी जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे, उसमें जो डिलीवरेबल होते हैं जैसे चना है या सरसों है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंपलसरी डिलीवरी है, लास्ट के 5 ट्रेडिंग डेज में स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड होगा और उसमें डिलीवरी मार्क की जाएगी। एक्सपायरी डेट जैसे बाकी कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट 20th ऑफ एवरी मंथ एक्सपायर होते हैं, ये भी 20th ऑफ एवरी मंथ एक्सपायरी होती है इस कॉन्ट्रैक्ट की। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो छुट्टी रहा तो प्रीपोन हो जाता है, जैसे कि बाकी कमोडिटीज में होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ही है, क्वालिटी पैरामीटर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वापस आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इसको इन शॉर्ट में। ये जो हमारे जस्ट ये एक सैंपल फोटोग्राफ्स है कि किस तरीके से क्या दिख रहा है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, वैलिडिटी जो है, जो भी डिपॉजिट होता है तो उसका 6 मंथ्स की रहती है। अक्टूबर एक्सपायरी से स्टार्ट होता है और फिर आगे जाके सितंबर से टेपरिंग हो जाता है सितंबर एक्सपायरी का, सितंबर एक्सपायरी में। मतलब अभी मिलेगा 6 महीने, और जैसे जैसे हम सितंबर के आसपास पहुंचेंगे उसे 6 महीने की जगह कम होती जाएगी, क्योंकि सितंबर एक्सपायरी ही लास्ट होती है ओल्ड सीजन में। स्टैंडर्ड अलाउंस 0.3% है एट द टाइम ऑफ फ्रेश डिपॉजिट। और ये था बेसिकली मूंग के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस एंड इसका ओवरऑल इसके क्या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स है, क्या वोलेटिलिटी है, एंड किस तरीके से ये कितना इंपॉर्टेंट है इसमें हेजिंग करना, इसके सेंटर्स वगैरह क्या है। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल एक इन्वेस्टर गाइडलाइंस है कि हम जब ट्रेड करें तो हम क्या चीज़ का ध्यान रखें, और किस चीज़ का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम डूज में देखें तो रीड सेबी एक्सचेंज सर्कुलर, हर बार कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप सेबी के वेबसाइट पे और एक्सचेंज के वेबसाइट पे जरूर चेक करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो सर्कुलर के द्वारा सभी मेंबर और क्लाइंट्स को दी जाती है। कभी भी ट्रेड करें तो एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर या ब्रोकर के साथ ही करें, जिसकी लिस्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। केवाईसी अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। इंसिस्ट ऑन राइट एप्लीकेशन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, ये सब आपको अपने ब्रोकर से लेना जरूरी रहता है। बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी आप जरूर मांगे अपने ब्रोकर से एवरी सेटलमेंट पे। इंश्योर द कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन्स ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल्स, ट्रेड नंबर, ट्रेड रेट, क्वांटिटी एंड एवरीथिंग आर्बिट्रेशन क्लॉज। तो जब भी आप ये लें कॉन्ट्रैक्ट नोट, तो ये सारी चीजें आप चेक कर लें कि उसमें हो। क्रॉस चेक ट्रेड जेन्युइननेस आपको चेक करनी चाहिए एंड वेरीफाई करना चाहिए। पेमेंट जो M2M और डेली मार्जिन का रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल टाइम से आपको करना चाहिए, नहीं तो देर आर सम पेनल्टीज एंड अदर थिंग्स व्हेनेवर इट इज डिलेड। देन हमेशा आपको डब्बा ट्रेडिंग जो है, जो आप बिना रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू करना चाहिए, बाकी ऐसे डब्बा ट्रेडिंग पे नहीं जाना चाहिए, जो कि तरीके से इलीगल है। Do in reconcile statement of member transaction, holding statement of the depository participant and post delivery transaction, ये सब आप ध्यान में रखें। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, कोई भी आपको डिस्क्रिपेंसी लगती है तो इमीडिएटली अपने ब्रोकर के साथ उसको टेकअप करें और एक्सचेंज के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद इशू अकाउंट पे ही चेक, हमेशा आप चेक में या डिमांड ड्राफ्ट में ही ब्रोकर के नाम से पेमेंट करें, और हमेशा अपने स्टेटमेंट को पीरियडिकली लेते रहें और चेक करते रहे फंड्स एंड बैलेंसेस कितने हैं इसके अंदर में।
Funding from unauthorized intermediary aren't covered under the settlement agreement mechanism of the exchange. ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे। डोंट्स में भी अगर हम देखें, जो चीज नहीं करनी, डोंट डील विद अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। जो रजिस्टर्ड ब्रोकर या मेंबर नहीं है उसके साथ आप डील ना करें, क्योंकि उसमें आपका रिस्क बढ़ जाता है। किसी भी तरीके का ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन ना लें, उसमें भी रिस्क काफ़ी होता है जो कवर्ड नहीं हो पाएगा अगर आप ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो। देन किसी भी तरीके एडवर्टीजमेंट, रूमर्स या टिप्स पे जाकर के ट्रेड नहीं करना चाहिए। डोंट स्टार्ट ट्रेडिंग बिफोर अंडरटेकिंग रिस्क डिस्क्लोजर क्लॉज। कभी भी आपको ट्रेड स्टार्ट करने में रिस्क डिस्क्लोजर क्लॉज को पढ़ ले, समझ ले और जान ले कि क्या, उसके बाद ही ट्रेड में पार्टिसिपेट करें। डोंट एक्सेप्ट अनसाइंड डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। बिना साइन किए हुए डुप्लीकेट नोट्स आप कभी भी एक्सेप्ट ना करें ब्रोकर से। मार्केट रूमर पे ज़्यादा ध्यान ना दें ट्रेड करने से के लिए। डोंट लेट रिस्क अगेंस्ट पोजीशंस एक्यूमुलेट बियॉन्ड। आपकी कितनी कैपेसिटी है उसी हिसाब से ट्रेड करें। इतना ट्रेड ना करें कि आपकी कैपेसिटी से वो बाहर हो जाए। डोंट सिंपली गो बाय एनी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट प्रॉमिस मेड बाय एनालिस्ट एडवाइजर। किसी भी तरीके से कोई आपको अगर सजेशन देता है या कॉल्स देते, तो आप अपना एनालाइज करके ही काम करें। ये नहीं कि उन किसी के कहने पे या आप अपना काम करें, क्योंकि उसमें रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो अपने डोंट मिस ऑन कीपिंग ट्रैक ऑफ योर फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस अगेंस्ट योर पोजीशंस। तो किसी भी तरह का आपको हमेशा अपने फाइनेंशियल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस का ध्यान रखना है अपनी पोजीशन जो भी है आपके ट्रेड में। डोंट गो बाय रिपोर्ट्स प्रिंटेड मीडिया वेरियस प्रिंटेड। कई बार कई मीडिया प्रिंट के हिसाब से भी कई लोग कुछ इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर किया जाता है कमोडिटीज में, बट आप ट्रेड करते समय उसका ध्यान ना दें ज़्यादा। ये था बेसिकली डूज एंड डोंट्स अपने एज पर द रेगुलेटर। सो ये था, हमने समझा कि एक्सचेंज, तो हमारा सेशन यहाँ खत्म होता है जिसमें हमने देखा कि ओवरऑल एक्सचेंज का डेवलपमेंट कैसे हुआ और मूव का जो प्रोडक्ट है वो क्या है और क्यों जरूरी है और किन लोगों के लिए खासकर जरूरी है, कौन से पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। वेरी सिंपल। तो यही था। कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारा सेशन हो चुका है एंड पे। तो कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं इस पे।